नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। और साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल जो है 20 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो हम इस वीडियो के अंदर इन 20 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए हमारा पहला प्रश्न, राइट। क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए, जब भी आप राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जो मिनिमम एज है साथियों, वो कौन सी मिनिमम एज, राइट। तो मिनिमम एज जो है ना साथियों, वो आपकी होनी चाहिए कितनी, लगभग 25 ईयर्स कंप्लीट, राइट। जब आप 25 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुके होंगे तो फिर आप राज्य विधान सभा का जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, राइट। मैक्सिमम एज कोई भी डिफाइन नहीं है, आप कितनी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज जो है वो डिफाइन है कि आपको 25 ईयर्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। क्वेश्चन है कि धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है। तो देखिए साथियों, धन विधेयक जो है वो आपका केवल और केवल लोकसभा के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है, राइट। लोकसभा में जो आपका लोकसभा स्पीकर जो होता है, लोकसभा जो स्पीकर होता है साथियों, ये किसी भी विधेयक को ये डिफाइन करके बताता है कि या ये धन विधेयक है या नहीं है, राइट। तो ये पावर सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये डिफाइन करना। तो इस कारण से ये जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा के पटल पर ही रखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, लोकसभा में जो है वो धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि धन विधेयक जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, राइट। क्या बताना है, धन विधेयक जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, आपको ये बताना है। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है कि संपत्ति का अधिकार है, क्या है संपत्ति का अधिकार, राइट। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है साथियों, अब प्रेजेंट में देखें, वर्तमान दृष्टिकोण से देखें, तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार जो है वो बन चुका है। कैसा अधिकार बन चुका है, विधिक अधिकार, या फिर हम बोल सकते हैं एक कानूनी अधिकार जो है वो बन चुका है, राइट। और ये कब बना था, ये बना था 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, राइट। अगर हम 1950 की बात करें, और 1950 में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो 1950 में हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें से एक फंडामेंटल राइट्स जो था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, राइट। लेकिन अब देखें तो प्रेजेंट में हम देखें, या हम बोलें आफ्टर 1978 देखें, तो हमारे पास प्रेजेंट में टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितनी हैं, 6, राइट। तो यहाँ आपका संपत्ति का अधिकार क्या बन चुका है, एक विधिक अधिकार जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस में सम्मिलित हैं, राइट। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये दोनों के दोनों जो मुद्दे हैं, ये आपके समवर्ती सूची के मुद्दे हैं। किसके मुद्दे हैं, समवर्ती सूची के जो मुद्दे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। अब बात यहाँ पर आती है समवर्ती सूची में किस प्रकार के मुद्दों को रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर
आप बोल सकते हैं कॉमन मुद्दों को जो है वो रखा जाता है। कॉमन कैसे? ऐसे मुद्दे जो एक तो केंद्र सरकार में भी आते हों, केंद्र सरकार केंद्र गवर्नमेंट के भी लिए इश्यूज हों, और सेम इश्यूज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा एक ऐसा फील्ड है जिसमें केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। ठीक है, तो ये जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा जैसे कि नेक्स्ट हम देख लें तो हम देख लेते हैं शिक्षा का क्षेत्र। तो शिक्षा में आप देखेंगे केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। राइट, तो शिक्षा भी किसका होगा? समवर्ती सूची का विषय होगा। क्लियर है? तो ऐसे सब विषय जो कॉमन होते हैं केंद्र और राज्य के लिए, उनको हम समवर्ती सूची के अंदर डालते हैं। अब ये समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अंदर जो है वो अनुसूची 7 के अंदर जो है वो शामिल है। अनुसूची 7 के अंदर शामिल है, और इसको जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण कौन करता है? राइट, ये बताना है। अब देखिए किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो है जजेस की संख्या को अगर निर्धारित करना है तो ये पावर सिर्फ भारत की पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। राइट, वही किस हाई कोर्ट के अंदर, वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है। राइट, पार्लियामेंट केवल हाई कोर्ट ही नहीं करती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में भी यही काम करती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस काम करेंगे, ये संख्या जो है वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है। राइट, इट मीन्स हम बोल सकते हैं भारत की संसद। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, 2 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बताना है कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि हाई कोर्ट्स जो हैं इनका गठन किस आर्टिकल से होता है, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन। एंड थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट में भी सिमिलर आपको यहाँ पे बताना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कितने जजेस हैं, मैक्सिमम जजेस कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन भी किस आर्टिकल से होता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल से होता है, और ये भी आपको जो है वो बताना है। राइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ढूंढना है, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे क्वेश्चंस अटैच्ड हैं जो आपको बताना है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? राइट, तो देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये साथियों ये बनाया गया था 1950 में, जब संसद अधिनियम आया था। क्या आया था? संसद अधिनियम। ठीक है, इस संसद अधिनियम से जो है साथियों सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो सृजन या बोल सकते हैं गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। राइट, क्वेश्चन क्या है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? राइट, अब देखिए साथियों जो मतदान है, मतदान की सबसे पहले जब संविधान 1950 में बनकर लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था संविधान, तो तब वोट डालने की जो एज थी वो आपकी थी 21 वर्ष। राइट, लेकिन अब प्रेजेंट में वोट डालने की एज जो है वो आपकी कितनी है? 18 वर्ष। राइट, यही कुछ है। तो आपको 21 वर्ष से 18 वर्ष के लिए
एक अमेंडमेंट लाया गया था। उस अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब आप वोट डाल, जो 21 साल की उम्र में आप वोट डालते थे, आपको वो जो वोटिंग राइट्स 21 ईयर्स की उम्र में मिलता था, अब वो वोटिंग राइट आपको 18 ईयर्स की एज में मिलता है। मतलब आपको 18 ईयर्स कंप्लीट करने पर आपको एडल्ट पर्सन की कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज कर दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर साथियों एक और चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये 62वां अमेंडमेंट एक्ट है। कौन सा? 62वां अमेंडमेंट एक्ट है। 62वें संविधान संशोधन से ये आपको जो है वो राइट्स मिले थे, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्लियर है? यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये ढूंढना है कि 62वां संविधान संशोधन कब हुआ, राइट। देखिए, बताने के लिए हम सारे क्वेश्चंस आपको बता सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चंस खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके चार चार पांच पांच क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? सो आपके लिए छोटे छोटे क्लूज हम छोड़ते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 62वां संविधान था, जिससे आपको जो वोटिंग राइट आपके 21 ईयर से घटाकर आपको 18 साल कर दिया गया था, जिसमें आपको वोटिंग राइट दिया गया था। फिर इसके बाद 62वें संविधान को, ये 62वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो यही आपको देख के बताना है कि 62वां संविधान संशोधन एक्चुअल में हुआ कब था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ढूंढना है। क्लियर? इसके साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि जो वोट डालने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, ये भी आपको समझ में आएगा। क्या ये राजनीतिक अधिकार है, क्या एक असामाजिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको खुद से समझ में आएंगी कि वोट डालना कैसा अधिकार है, राइट। क्या वो आपका फंडामेंटल राइट्स में ही काउंट होगा, किसी अदर राइट्स में काउंट नहीं होगा क्या? ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आएंगी जब आप 62वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये ढूंढेंगे और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या है, कितनी है? देखिए, लोकसभा आपके यहाँ जो आंग्ल भारतीय जो है ना, जिन्हें हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट करने की जो पावर है, पहली बात तो नॉमिनेट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है साथियों, ये आपके एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में भी नॉमिनेट करते हैं, और ये जो है वो राज्यसभा के अंदर भी नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है लोकसभा में नॉमिनेट कितने किए जाते हैं। लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है, और यहाँ पर टोटल सीट जो है वो कितनी हो जाती है इस प्रकार। टोटल सीट जो है साथियों वो आपकी 550 प्लस 2 इट मीन्स 552 सीटें जो है वो लोकसभा के अंदर हो जाती हैं। और राज्यसभा की बात करें साथियों, तो राज्यसभा के अंदर यहाँ पर 238 नॉर्मल सीट्स हैं, और यहाँ पर 12 एंग्लो इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर 250 सीटें जो हैं वो हो जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो 2 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि लोकसभा में जो नॉमिनेट करने की जो पावर है वो आर्टिकल 331 के अंदर जो है वो इंक्लूड है। अब आपको एक और क्वेश्चन ये ढूंढना है कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, राइट। यहाँ पर लिख देते हैं राज्यसभा में मनोनयन किस आर्टिकल से होता है, ये आपको ढूंढना है, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। क्लियर? लेकिन मनोनयन किसका होना है? एंग्लो इंडियंस का, राइट। तो यहाँ पर आपको एंग्लो इंडियंस का मनोनयन राज्यसभा के अंदर किस आर्टिकल से होता है वो आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? यहाँ पर आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन क्या है कि राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, राइट। तो देखिए, राज्य का जो टैक्स है या टैक्स का जो हिस्सा है, इसका निर्णय करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो आपका वित्त आयोग के पास होता है। किसके पास होता है? वित्त आयोग के पास होता है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्लियर, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा वो है नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ के लिए क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है। चलिए ये हम बता देते हैं। वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 के तहत होता है, आर्टिकल 280 में होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक 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 क्वेश्चन ये ढूंढना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, ठीक है, ये ढूंढना है। केंद्र का हमने बता दिया, केंद्र का आर्टिकल 280 से होता है, लेकिन यहाँ राज्य का क्वेश्चन है तो आपको राज्य वित्त आयोग जो है वो ढूंढना है, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंदर है ये आप खुद से ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि स्टीव जॉब्स निम्न में से किस कंपनी के संस्थापक हैं, राइट। देखिए स्टीव जॉब्स काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है। स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के जो है वो संस्थापक हैं। किसके? एप्पल की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन क्या है कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है, राइट। तो देखिए पानी का जो बुलबुला होता है ना साथियों, ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन क्या है कि किसमें से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होती है, राइट। देखिए सबसे कम प्रकाश की सबसे पहली बात तो सबसे अधिक की बात करते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की गति सबसे अधिक होती कहाँ है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात के अंदर। कहाँ पर? निर्वात के अंदर, इट मीन्स वैक्यूम के अंदर, राइट। और यहाँ पर सबसे अधिक नहीं पूछा है, यहाँ पे सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम होती है साथियों कांच के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे कम कांच के अंदर, सबसे अधिक वैक्यूम में, निर्वात में, राइट। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन क्या है कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। देखिए सेल फोन जो होता है ना साथियों, सेल फोन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती हैं उन पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तरंग है तो तरंग को वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर जो है वो सेलफोन या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो मोबाइल फोन होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन क्या है कि सह संयोजक बंध मुख्यतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो सह संयोजक बंध जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, राइट। किस में पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिकों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। तो देखिए बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यहाँ पर ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बुनसेन बर्नर जो होता है, बुनसेन बर्नर जो होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आंसर हो गया। ये तो देखो साथियों ये एग्जाम्पल था एक तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल था किसका? बर्नौली की थ्योरम का। लेकिन बर्नौली की थ्योरम एक्चुअल में है क्या? बर्नौली का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? ये आपको खुद से ढूंढना है और ढूंढने के बाद उसको समझना है। उसके बाद आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि बुनसेन बर्नर जो है वो किस प्रकार से बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। क्वेश्चन क्या है कि विरंजक चूर्ण के प्रयोग द्वारा कपड़े में विरंजन प्रक्रिया में वर्णक पदार्थ हो जाता है, राइट। वर्णक मतलब यहाँ पे अगर वर्णक का मतलब समझ में नहीं आया तो वर्णक का मतलब होता है कलर, राइट।
कलर का क्या इफेक्ट आएगा जब आप बेरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, राइट, यहाँ पर आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है। बेरंजक पाउडर जो होता है, बेरंजक जो चूर्ण होता है वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। अगर इसका ब्लीचिंग पाउडर का आप कपड़े पर यूज़ करते हैं तो उसके कलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपको बताना था, राइट। तो आप कभी देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर अगर कपड़े के ऊपर लगाते हैं तो कपड़े पे जो कलर होता है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। फेड होने का रीजन क्या होता है कि कलर क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से अगर आप नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो कलर होता है कपड़े का वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कलर उड़ गया। कलर उड़ने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीकृत हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन क्या है, नींबू को खट्टा बनाता है, कौन बनाता है, तो नींबू में एक एसिड पाया जाता है। नींबू के अंदर एक एसिड होता है जिस एसिड का नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। टार्टरिक जो अम्ल होता है वो इमली के अंदर होता है, राइट। तो नींबू का आपको समझ में आ गया, नींबू में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, राइट। ये ध्यान से सुनिए, कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या समझ में आया, कार्बनिक किससे बना हुआ, कार्बनिक पदार्थ जो बना है वो कार्बन से बना है, राइट। किससे बना है, कार्बन से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कार्बनिक यौगिकों में क्या पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, राइट। और जैसे कि हैलोजन जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, राइट। जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ समझनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, राइट। ये हमको बताना है। देखिए अ, एक तो धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। और एक आपकी अधातु होती है, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। क्या होती है, लिक्विड, राइट। तो धातु की बात करें तो धातु तो आपकी पारा है जिसे मरकरी बोलते हैं, और अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर साथियों। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, राइट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अंतिम गवर्नर जनरल का, ये अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने होते हैं और ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर है। अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल में दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है माउंट बैटेन का और एक नाम आता है सी गोपालाचारी का, राइट। ये दो नाम आते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है, ये अंतिम गवर्नर जनरल तो है लेकिन ये ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल है। कौन सा है, ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल है। लेकिन ये वास्तविक अंतिम गवर्नर जनरल हैं या वास्तविक अंतिम वायसराय हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं ये जो है वो पहले भारतीय वायसराय है, राइट। तो देखिए यहाँ पर माउंटबेटन और सी गोपालाचारी दोनों के दोनों जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल हैं। तो इस केस में जब भी आपको यहाँ पर माउंटबेटन और सी गोपालाचारी होगा तो फिर आप सी गोपालाचारी को चुनेंगे, नहीं तो फिर आप माउंटबेटन को चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल माउंटबेटन है तो आप माउंटबेटन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये तो अंतिम गवर्नर जनरल हैं, तो फर्स्ट वायसराय कौन होंगे ये आपको बताना है भारत के, ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय या भारत के प्रथम जो अ, आप ये मान लीजिए वायसराय ही ढूंढिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो जो है वो विलियम बेंटिक हैं।
प्रथम वायसराय कौन होंगे ये आपको ढूंढ के बताना है। क्लियर है? तो ये आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है? वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जल्दी अगर आप नए हैं तो। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।